नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 5 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे और तीनों जो इश्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला इशू इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में है, दूसरा कंपाउंड इफेक्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के बारे में, और तीसरा आर्टिकल हमारी नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया ने ना दुनिया से एक वादा किया है, मतलब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत अलग अलग देशों ने जो वादा किया है ना, कौन कितना एमिशन कम करेगा, तो उनको कहा जाता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी एनडीसी। तो इन डिटर्मिनेशंस में ना, इन वादों में इंडिया ने ये बोला है 2030 आते आते इंडिया जो है वो 3.39 बिलियन टन कार्बन सिंक जो है प्रोड्यूस करेगा। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे, सर ये कार्बन सिंक क्या होता है? आसान भाषा में कार्बन सिंक मतलब एक प्रकार का ना स्पंज है। जैसे देखो स्पंज का रसगुल्ला होता है, रस सोख लेता है, वैसे देखो जंगल ना हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। तो फिर हमने कहा कि हम इतने पेड़ पौधे, इतने जंगल लगाएंगे कि उनमें 3.39 बिलियन टन कार्बन एब्जॉर्ब हो जाएगा उन पेड़ पौधों में, उन जंगलों में। यह हमारा टारगेट है। और देखो सब कुछ अच्छा लग रहा था, हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो भी बढ़ रहा था। जैसे देखो 2015 में फॉरेस्ट कवर कितना 24.16%, और 2023 में बढ़ के कितना 25.17%, मतलब फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा। ये देख लो डेटा कहता है। लेकिन देखो तभी ना एक स्टडी आती है 2025 में। ये स्टडी किसकी थी? स्टडी थी आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे और बिट्स पिलानी की। तीनों ने मिलकर स्टडी की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे और बिट्स पिलानी। इन्होंने ना स्टडी में एक अलार्मिंग बात बोली। अलार्मिंग बात क्या थी? अलार्मिंग बात ये थी, ध्यान से सुनना, इंडिया के घने जंगलों की जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो 12% गिर गई है। इंडिया के जंगलों की जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है ना, वो 12% गिर गई है। आप बोलोगे सर मतलब तो बताओ, इसका मतलब क्या है ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी? देखो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी मतलब, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? पेड़ के खाना बनाने की प्रोसेस, सूरज की रोशनी, पानी और CO2 इन सब की सहायता से। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का गिरना मतलब पेड़ अब उतने अच्छे से CO2 नहीं सोख पा रहे हैं, वो कमजोर हो गए हैं। पॉइंट क्लियर है ना? रिपोर्ट ये कहती है, रिसर्च ये कहती है, इंडिया के डेंस फॉरेस्ट की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी 12% गिर गई है, मतलब अब वो उतने अच्छे से CO2 नहीं अब्जॉर्ब कर पाए हैं। लेकिन आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ? 2 रीजंस हैं। एक तो देखो राइजिंग टेम्परेचर, गर्मी बढ़ गई है। दूसरा है ड्राइंग सोइल, मतलब मिट्टी सूख रही है, पानी की कमी है। तो यहां पे जो डिबेट है ना, वो देखो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की डिबेट है। हमारी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ये बोलती है कि फॉरेस्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है। मैंने बताया ना आपको, फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है। ये देखो 24.16% से बढ़ के 25.17% हो गया, यानी क्वांटिटी तो बढ़ी है। लेकिन आईआईटी की स्टडी ये कहती है कि फॉरेस्ट की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई है। मतलब इसका यह है, सिर्फ ज्यादा पेड़ लगाना काफी नहीं है, हमें मजबूत और रिजिलियंट पेड़ लगाने होंगे जो मौसम की मार झेल सके। तो ये पूरे आर्टिकल का ना सेंट्रल थीम है। अब देखो सरकार ने हाल ही में ना ग्रीन इंडिया मिशन के ब्लूप्रिंट को रिवाइज किया। यहां पे पॉइंट मैं आपको देता हूं, क्योंकि देखो मैं बेसिक्स कवर करके चलता हूं ना, इसलिए आर्टिकल में कई बार बेसिक्स नहीं होते। आर्टिकल तो सिर्फ एक लाइन बोल देता है, जैसे ग्रीन इंडिया मिशन का ब्लू पॉइंट रिवाइज किया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या है ग्रीन इंडिया मिशन। तो देखो ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर ना बहुत बड़ा गोल है कि 2030 तक ना 25 मिलियन जो डिग्रेडेड लैंड है ना, 25 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड जमीन है ना, उसको रिस्टोर करना है। 25 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है। लेकिन अभी जो GIM को रिवाइज किया गया है उसमें यह बोला गया है, पहले हम सिर्फ खाली जमीन पर पेड़ लगा देते थे, जहां पे खाली जमीन मिली पेड़ लगा दिए। लेकिन अब यह बोला गया है, ग्रीन इंडिया मिशन जो रिवाइज्ड होके आया है, हम बायोडाइवर्सिटी रिच लैंडस्केप पे फोकस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी रिच लैंडस्केप,
पे फोकस करेंगे। पहले सिर्फ खाली जमीन पे फोकस था, लेकिन अब फोकस होगा बायोडाइवर्सिटी रिच लैंडस्केप पे। जैसे देखो अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स हैं, दिल्ली एनसीआर के लंग्स बोला जाता है अरावली हिल्स को, और ये राजस्थान की साइड से थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे देखो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। मैनग्रोव मान लीजिए आप, ये कोस्टल एरियाज में, जैसे तमिलनाडु में कोस्टल एरियाज में होते हैं और साइक्लोन को रोकते हैं। फिर इसके बाद आता है हिमालयन कैचमेंट्स। हिमालयन कैचमेंट्स मतलब वो एरिया जहां से नदियां निकलती हैं, गंगा वगैरह। तो ये जो है ये बायोडाइवर्सिटी रिच लैंडस्केप है, इन पे फोकस करेंगे, ये सरकार ने बोला, जो रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन है। सरकार देखो अब साइलोज में काम करना नहीं चाहती। सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग पॉलिसीज हैं, वो अलग ढंग से चले। नहीं, सरकार ना ग्रीन इंडिया मिशन को दूसरे प्रोग्राम से जोड़ रही है। जैसे देखो, एक आपको बताऊं, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। इसमें ना खेती के साथ साथ किसानों को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने खेत में पेड़ भी लगाएं। तो इससे ग्रीन इंडिया मिशन को जोड़ा जा रहा है। एक वाटरशेड इनिशिएटिव है, सरकार के वाटर डिपार्टमेंट ने वाटरशेड इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए हैं ना पानी को बचाने के लिए, उनको जोड़ा जा रहा है ग्रीन इंडिया मिशन से। इसके अलावा कैंपा है, कैंपा पीने वाली कैंपा नहीं, अभी आएगा कैंपा, जो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड होता है। तो यहां जो पैसा जमा होता है उस पैसे का यूज किया जाता है ग्रीन इंडिया मिशन में यूज करने के लिए, पेड़ उगाने के लिए। तो ये सारी चीजों को ना ग्रीन इंडिया मिशन से जोड़ा जा रहा है। प्लान तो बहुत तगड़ा लगता है, लेकिन देखो चैलेंजेस जो हैं वो इंप्लीमेंटेशन में हैं। क्या चैलेंजेस हैं? जैसे सबसे पहला चैलेंज राइटर बताते हैं, देखो इसमें है सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये कैंपा, और मैं थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बता देता हूं। आर्टिकल थोड़ा अपने फ्लो से चलता है, मैं उस फ्लो से आपको बताता हूं कि यूपीएससी में यूज हो जाए। समझ गए? जैसे अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। पॉइंट्स सारे हैं जो आपको नोट्स मिलते हैं ना वेबसाइट में, उसमें भी पॉइंट्स मिलेंगे सारे, मैं आपके दिमाग में छाप देता हूं, मेरी कोशिश ये होती है। तो पहला चैलेंज है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का पहला चैलेंज है। मतलब क्या है? देखो इंडिया में ना 20 करोड़ लोग अपनी जिंदगी के लिए ना सीधा जंगलों पे डिपेंड करते हैं। कितना? 200 मिलियन। और 2006 में ना आपको पता है हम एक कानून लेके आए थे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ना, ये ट्राइबल लोगों को जो सदियों से जंगलों में रहते आए हैं, या फिर दूसरे जो वन निवासी हैं जो जंगलों में रह रहे हैं काफी समय से, उन दोनों को राइट्स देता है। कम्युनिटी राइट्स भी देता है और इंडिविजुअल राइट्स भी देता है। उनको एनक्रोचर नहीं माना जाता, ओनर बनाया गया है इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। लेकिन देखो प्रॉब्लम यह है, जब सरकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेशन ड्राइव चलाता है ना, हाँ भी पेड़ उगाने हैं, तो वो अक्सर ना इन कम्युनिटीज को बाईपास कर देता है। वो इन कम्युनिटीज से जो सदियों से जंगलों में रह रही हैं उनसे पूछता ही नहीं कि उनकी जमीन पे हम पेड़ लगा रहे हैं, कि भैया लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, आप बताओ, क्योंकि आप ही यहां पे रहते आए हो काफी समय से। नहीं, कोई नहीं पूछता। तो इस वजह से ना वहां पे जंगलों में जो लोग रह रहे हैं ना सदियों से, जैसे ट्राइबल लोग हैं या फिर दूसरे वन निवासी हैं, उनका ट्रस्ट ही नहीं होता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। और सीधा सीधा ये देखो, इस प्रकार से उनकी जमीन पे फॉरेस्ट उगा देना, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का वायलेशन है। अब जिस प्रोग्राम को देखो वहां पे रहने वाले लोगों का ही सपोर्ट नहीं है, तो वो पेड़ क्या ही बड़े होंगे, आप बताओ। एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, अगर आप कंजर्वेशन की कोशिश करोगे ना बिना लोगों को इन्वॉल्व किए, तो वो सिर्फ गार्डनिंग है, वो पेड़ जंगल उगाना नहीं है, वो सिर्फ आप गार्डनिंग कर रहे हो, वो पेड़ कभी बड़े नहीं हो पाएंगे। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि देखो हर जगह बुरा काम हो रहा है। राइटर एग्जांपल देते हैं, जैसे उड़ीसा है। उड़ीसा में ना यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी को ना प्लानिंग और रेवेन्यू शेयरिंग मतलब जंगल से जो कमाई हो ना, उसमें भी शामिल किया गया है। यानी आओ मिलकर प्लान बनाते हैं और फायदा भी शेयर करेंगे, रेवेन्यू भी शेयर करेंगे। फिर छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ना ट्राइबल लाइवलीहुड को ना इकोलॉजी से जोड़ दिया। उन्होंने बंजर जमीनों पर महुआ के पेड़ लगाए। महुआ ट्राइबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी इकोनॉमी इस पर चलती है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये केस स्टडी आप यूज कर सकते हो, उड़ीसा की भी, छत्तीसगढ़ की भी। तो ये पहला पॉइंट है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब दूसरा चैलेंज है इकोलॉजिकल डिजाइन।
अब देखो दशकों तक ना एफोरेस्टेशन का मतलब क्या था? दशकों तक एफोरेस्टेशन का मतलब था सिर्फ टारगेट पूरा कर दो, टारगेट कंप्लीट कर दो। लेकिन देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टारगेट पूरा करने के चक्कर में ना मोनोकल्चर प्लांटेशन कर देता था। मोनोकल्चर मतलब एक ही पेड़ लगा दिए बार 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 बार। अब जंगल में देखो अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग प्रजातियों के, लेकिन देखो फॉरेस्ट प्लांटेशन के नाम पे ना, मतलब जंगल उगाने के नाम पे मोनोकल्चर कर देता था। जैसे यूकलिप्टस है, यूकलिप्टस का पेड़ उगा दिया, या फिर अकासिया है, अकासिया मतलब बबूल का पेड़ उगा दिया। लेकिन देखो ये पेड़ जल्दी तो बढ़ते हैं ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टारगेट पूरा हो सके, लेकिन ये बर्बादी भी करते हैं। जैसे यूकलिप्टस का पेड़ उगाते हैं ना जंगल में, तो यूकलिप्टस को तो ना इन्वायरमेंट का टेररिस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यार ये यूकलिप्टस का जो पेड़ होता है ना, ये जमीन से सारा पानी सोख लेता है, खींच लेता है, तो बाकी पेड़ों को पानी मिलता ही नहीं है। समझ गए? और ये यूकलिप्टस जैसे जो पेड़ है ना, दूसरे नेटिव स्पीसीज को खत्म कर देते हैं। ये दिक्कत है। और ये जो पेड़ हैं वो क्लाइमेट स्ट्रेस भी नहीं झेल पाते। तो रिवाइज्ड जो ग्रीन इंडिया मिशन है ना, रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन जो सरकार ने फिर से रिवाइज किया है, इसमें सरकार ने बोला है कि हम ना नेटिव और साइट स्पेसिफिक पेड़ उगाएंगे। मतलब माहौल के हिसाब से पेड़ उगाएंगे, लोकल पेड़ उगाएंगे। जो पेड़ उस जगह का मूल निवासी है ना वही लगाओ। आम के बदले आम, इमली के बदले इमली लगाओ। जो राजस्थान में उगता है वो केरला में मत लगाओ। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो सोच तो अच्छी है रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन में, लेकिन चैलेंज ये है लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में ना इतनी एक्सपर्टीज होती नहीं है। लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सिर्फ टारगेट पूरा करना आता है, और वो ये सब नहीं सोचता कि यहां पे कौन सा पेड़ उगेगा कौन सा नहीं उगेगा। ये जो एक्सपर्टीज होती है ये हमारे इंस्टीट्यूट्स के पास में होती है, जैसे फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है उनके पास में होती है, तो उनका इस्तेमाल करो। जो इन्वायरमेंट वाले इंस्टीट्यूट्स है ना, उनको बोलो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को ट्रेन करो भाई, उनको ट्रेनिंग दो। तो ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज आता है इसके बाद में। तीसरा चैलेंज है फाइनेंस वाला। पहला समझ गए ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है इकोलॉजिकल डिजाइन। तीसरा क्या है? तीसरा है फाइनेंसिंग। ये देखो सबसे अजीब सी समस्या है फाइनेंसिंग वाली। क्या है? देखो एक फंड है जिसका नाम है कैंपा, जो मैंने बोला था जिसकी बात हम आगे करेंगे। कैंपा मतलब कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी। ये फंड कैसे बना? सिंपल शब्दों में देखो, जब भी कोई कंपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए जंगल काटती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसे नेट प्रेजेंट वैल्यू और कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का पैसा देना पड़ता है। मतलब आपने पेड़ काटे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो जितने पेड़ काटे उस वैल्यू के हिसाब से आप पैसा दो। ये सारा पैसा जाता है कैंपा फंड में। फंड में अभी कितना पैसा है? 95,000 करोड़ है, बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन यूटिलाइजेशन इनकंसिस्टेंट है। पैसा बहुत पड़ा है कैंपा फंड में, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लो, 2019 से 2024 के बीच दिल्ली को जितना पैसा मिला उसका सिर्फ 23% खर्च हुआ। पैसा पड़ा है लेकिन जंगल लग नहीं रहे हैं, तो ये गवर्नेंस गैप है। इवन ग्रीन इंडिया मिशन को भी जो पैसा है वो कैंपा से ही मिलता है। कहां से मिलता है? कैंपा से मिलता है। समझ रहे हो? अब कुछ राइटर बढ़िया एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे देखो हिमाचल और यूपी का एग्जाम्पल है। हिमाचल और यूपी का एग्जाम्पल है, ये देखो हिमाचल का एग्जाम्पल क्या है। एचपी ने देखो बायोकार प्रोग्राम लॉन्च किया। बायोकार क्या होता है? ये जो, अरे भैया नहीं करो ऐसे हज आया पेन आ जा, हाँ आ गया। बायोकार देखो, जब एग्रीकल्चर वेस्ट को कम ऑक्सीजन में जलाते हैं ना, तो चारकोल जैसा देखो कुछ कुछ बनता है, और उसको मिट्टी में मिला दो। इससे ना जो आग का रिस्क है ना कम हो जाता है, और सारा जो कार्बन है सदियों के लिए जमीन में लॉक हो जाता है। और इसके बदले एचपी को ना कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, यानी एक्स्ट्रा कमाई। उत्तर प्रदेश ने क्या किया? यूपी ने ना मास प्लांटेशन तो किए ही, साथ में देखो वो एक्सप्लोर भी कर रहा है कि विलेज काउंसिल को कार्बन मार्केट से कैसे जोड़ा जाए, यानी पंचायत अपने जंगल को बचाए और इसके बदले
उन्हें विदेशी कंपनी से कार्बन क्रेडिट का पैसा मिल जाएगा। तो ये बॉटम अप अप्रोच है। तो 3 प्रॉब्लम राइटर ने बताया, पहला देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दूसरा इकोलॉजिकल डिजाइन और तीसरा फाइनेंसिंग। तो कुल मिला के देखो वे फॉरवर्ड में राइटर यही बोलते हैं, लोकल कम्युनिटीज को इंपावर करो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रेन करो, कौन से पेड़ लगाने हैं इस बारे में, अकाउंटेबिलिटी इनहेंस करो, कैंपा फंड का पैसा क्यों नहीं यूज हुआ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कैंपा का जो स्कोप है वो बढ़ा दो। अब कैंपा का पैसा सिर्फ देखो गड्ढे खोदने में नहीं होना चाहिए, कैंपा का पैसा यूज होना चाहिए पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में और एडेप्टिव मैनेजमेंट में भी। एनजीओज वगैरह का यूज करो, जन आंदोलन जब होगा ना तब जाके पेड़ बचेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो देखो डिजिटल स्कैम प्रॉब्लम शुरू होती है एक फोन कॉल से। आपको फोन आता है, कोई कहता है कि मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूं या मैं दिल्ली पुलिस साइबर सेल से बोल रहा हूं। आपका नाम, आपका आधार नंबर सब उनके पास होता है और वो कहते हैं कि आपका एक पार्सल मिला है, उसमें ड्रग्स हैं, ये आपके बैंक अकाउंट से इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है। आप घबरा जाते हो और फिर वो कहते हैं हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपको स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आने को कहा जाता है, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाता, फोन काटने नहीं दिया जाता, पीछे से पुलिस स्टेशन जैसा सेटअप दिखाया जाता है ताकि आपको लगे कि सब असली है। और फिर शुरू हो जाता है एक्सटॉर्शन, पैसों की मांग, सेटलमेंट कर लो नहीं तो जेल जाओगे। लोग डर के मारे देखो लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, इस प्रकार से फ्रॉड होता है, डिजिटल अरेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। उन्होंने सरकार से एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की मांग की। तो देखो ये कोई छोटा मोटा जामतारा स्टाइल का स्कैम नहीं है। आर्टिकल कहा जाता है ये बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ब्रेजन है, मतलब बहुत ही प्लानिंग से किया जाता है और बिल्कुल बेबाक, बिना किसी डर के। अगर सामने वाला पकड़ भी लेना कि तुम फर्जी हो तो भी वो कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं ठीक है चलो जाओ। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है, जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है ना, वैसे ये स्कैम प्रोड्यूस हो रहा है। और ये देखो सबसे बड़ी चीज ये क्रॉस बॉर्डर है, मतलब इसकी जड़ें जो हैं इंडिया में नहीं है, कहीं और हैं। तो अगला सवाल यही आता है ये कहां से हो रहा है। देखो ये हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया से। आर्टिकल ना स्पेसिफिकली 2 जगह का नाम लेता है, एक म्यांमार और दूसरा कंबोडिया। वहां पर ना स्कैम कंपाउंड्स बने हुए हैं बकायदा। स्कैम कंपाउंड्स मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे डिजिटल जेल होती है ना, हाईटेक स्वीट शॉप्स हैं जहां मजदूर से जबरन काम करवाया जाता है, वैसी ही सिचुएशन है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि म्यांमार ही क्यों? इसलिए क्योंकि देखो 2021 में ना म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया था, अंग सन सू की सरकार को हटा दिया गया था, वहां की मिलिट्री ने पावर ले ली थी। तब से देखो वहां पे ना सिविल वार चल रहा है, देश में इनस्टेबिलिटी है। म्यांमार के जो बॉर्डर एरियाज है ना वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमल है, ना के बराबर है। अब वहां पे चलती हैं एथनिक मिलिशिया, मतलब छोटी छोटी जो एथनिक ग्रुप्स है ना उनकी खुद की सेनाएं, खुद की आर्मी ने वहां पे कब्जा करके रखा है। तो इन मिलिशियाज को ना जनता ने नाम दिया है बॉर्डर गार्ड फोर्स, बीजीएफ, बीजीएफ बॉर्डर गार्ड फोर्स। अब यहां पे बनता है एक डेडली नेक्सस। नेक्सस किसका? क्राइम और कन्फ्लिक्ट का। देखो जहां पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जहां पे भी कन्फ्लिक्ट होता है ना, वहां पे फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ता है। जैसे अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए। अफगानिस्तान में तालिबान है तो वहां पे जो ओपियम की खेती है ना, मतलब पहले जब तालिबान यूएसए को चैलेंज कर रहा था अफगानिस्तान में, तो वहां पे फिर ओपियम की खेती बहुत ज्यादा होती थी। और ये जो मैंने बात की ना बीजीएफ यानी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के जो मिलिशियाज हैं, अब ये जो बीजीएफ है ना बल्कि इन स्कैम कंपाउंड्स को होस्ट करता है। क्यों? क्योंकि बीजीएफ को मिलता है इन स्कैम कंपाउंड से पैसा, और चूंकि दूसरे देश के लोगों को फंसाया जा रहा है तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। यार हमारा देश भी कम नहीं है, मैं आपको बताऊं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर चलते हैं, आपने भी नाम सुना होगा। वो जो कॉल सेंटर है ना वो यूएसए और यूरोप के लोगों को फंसाते हैं।
खास करके बूढ़े लोगों को यूट्यूब में सर्च मार के देखिए। हमारे देश के बहुत सारे कॉल सेंटर्स इंग्लिश जो एक्सेंट है ना वो डेवलप कर लेते हैं और वो फर्जी कॉल करते हैं यूएसए के सिटीजन को कि आपका वायरस आ गया है तो पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। और बाकायदा ये क्राइम सिंडिकेट ढंग से चलता है और हमारे देश की सरकार भी कुछ खास करती नहीं है। पुलिस वालों को पता है कि ये कॉल सेंटर चल रहे हैं और यूएस यूरोप के लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस को मंथली जाता है तो वो कॉल सेंटर को बंद नहीं करवाती। अब जब हमारे देश के लोगों के ऊपर डिजिटल स्कैम चल रहे हैं तो मुझे ये आर्टिकल की बात अच्छी नहीं लगी कि मतलब हाँ वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा करप्शन है। समझ गए? आप सर्च मार के देखो, आपने भी सुना होगा कि हमारे कितने कॉल सेंटर्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज के लोगों को फंसाते हैं और पैसा ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो बात समझ गए ना, वहाँ के जो एथनिक मिलिशियाज हैं वो स्कैम कर रहे लोगों को वहाँ पे ना, वहाँ पे जो स्कैम कंपाउंड्स हैं जहाँ पे स्कैमर बैठे होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, मंथली लेते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। भारत सरकार का भी उनके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि सरकार देखो म्यांमार की सरकार से तो डील कर लेती, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के पास में, लोकल एथनिक मिलिशियाज का कंट्रोल है वहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट या फिर आप यूं कहिए शॉकिंग पार्ट देखिए, इन स्कैम कंपाउंड्स में जहां पे स्कैमर रह के स्कैम करते हैं, काम कौन कर रहा होता है? क्या वहां के लोकल लोग? आंसर है नहीं। म्यांमार और कंबोडिया में जो स्कैम कंपाउंड्स है ना, जहां पे स्कैमर बैठ के स्कैम कर रहे होते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे होते हैं, वहां पे लोकल लोग नहीं होते। वहां पर काम कर रहे होते हैं हमारे और आपके जैसे लोग, हजारों इंडियंस, पाकिस्तानीज, थाईज, वियतनामीज। वो अपनी मर्जी से वहां पे काम नहीं कर रहे होते हैं। इसके पीछे है मॉडर्न डे स्लेवरी। लोगों को देखो फेक जॉब एडवर्टाइजमेंट्स दी जाती हैं बैंकॉक में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, आ जाइए, 1 लाख रुपए पर महीने मिलेंगे, रहना खाना सब फ्री। लोग फंस जाते हैं, उनको थाईलैंड के बजाय उनको ले जाया जाता है म्यांमार में या फिर कंबोडिया में और फिर स्लेवरी करवाई जाती है। इस प्रकार से डिजिटल स्कैम करवाए जाते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई यूएनओडीसी की, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना, अनप्रेसिडेंट ढंग से इसका एक्सपेंशन हो रहा है। एक विक्टिम ने इंटरव्यू में बताया था कि हमें ना वहां पे स्कैम कंपाउंड में हमसे 18 घंटे काम करवाया जाता है, टारगेट पूरा ना होने पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। मतलब जो डिजिटल स्कैम कर रहे हैं उनकी भी कई बार मजबूरी है डिजिटल स्कैम करना, क्योंकि उनको टारगेट दिए जाते हैं, पूरा ना हो तो इलेक्ट्रिक शॉक यानी यातनाएं दी जाती हैं। तो सोच के देखिए कितनी डरावनी सिचुएशन है। और एक बहुत फेमस स्कैम भी है पिग बुचरिंग। पिग बुचरिंग ये जो नाम है ना, चाइना से आया है। पिग मतलब टारगेट यानी विक्टिम, और बुचरिंग मतलब उसे धीरे धीरे लूटना। ये जो पिग बुचरिंग स्कैम है ना, ये देखो 2 स्टेजेस में होता है। पहला है रोमांस स्कैम। पहले सोशल मीडिया पर ना आपसे दोस्ती करते हैं, फेक प्रोफाइल से लड़की की प्रोफाइल बना ली या फिर कोई और प्रोफाइल बना ली, फॉर एग्जांपल सफल बिजनेसमैन की प्रोफाइल बना ली, और फिर जब ट्रस्ट बन जाता है तो तब आपको बोला जाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, नई क्रिप्टो करेंसी है, डबल हो गया मेरा पैसा, मैं सक्सेसफुल हुआ हूं, आप भी होगे। तो बहुत सारे लोग ना ट्रस्ट कर लेते हैं। पहले छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करवाते हैं और आपको प्रॉफिट दिखाते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए तो 20,000 रुपये आपको वापस आ जाएंगे। लेकिन जब आपका ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ गया तो फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है। तो इस स्कैम को बोलते हैं पिग बुचरिंग। इतना सारा पैसा, हजारों करोड़ जो डिजिटल स्कैम जिनके साथ में होता है, ये पैसा जाता कहां पे है? ये देखो मनी लॉन्ड्रिंग का ना क्लासिक केस है। देखो पहले जैसे मान लीजिए किसी का डिजिटल स्कैम हो गया, जिसको लूट लिया गया, अब वहां से पैसा जाता है म्यूल अकाउंट में। म्यूल मतलब गधा। म्यूल वो पर्सन होता है जिसे पता नहीं है कि उसके अकाउंट का कोई और यूज कर रहा है क्राइम करने के लिए। तो म्यूल अकाउंट से पैसा फिर डूबियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाता है, मतलब ऐसे बैंक जो इलीगल काम करते हैं। आर्टिकल ने ना कंबोडिया के हुओन पे का एग्जाम्पल दिया है। वो बैंक जो है ऐसे काम करता है और फाइनली इस सारे पैसे को ना क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, टीदर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर राइटर पूछते हैं कि क्रिप्टो ही क्यों और किसी में क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता? क्योंकि देखो क्रिप्टो इसलिए
क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ना डिसेंट्रलाइज्ड और एनोनिमस है। एक बार पैसा क्रिप्टो में चला गया तो उसकी ट्रेसिंग रिकवरी नियरली इम्पॉसिबल हो जाती है। और आर्टिकल कहता है ग्लोबल मॉनिटर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन नेटवर्क को ना चाइनीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। मतलब जो स्कैम कंपाउंड्स है ना कंबोडिया में या फिर म्यांमार में, उनको चला कौन रहा है? चाइना के सिंडिकेट चला रहे हैं उनको। चाइना का क्राइम सिंडिकेट है, उसने इंडियन को फंसाया, उसको ले गया धोखे से, थाईलैंड में जॉब मिलेगी, लेकिन ले गए म्यांमार में, वहां पे कैद करके रखा स्कैम कंपाउंड में। और उसी स्कैम कंपाउंड, वो स्कैम कंपाउंड जो है वो मंथली देता है वहां के लोकल मिलिशिया को, और फिर वो स्कैम कंपाउंड में मॉडर्न स्लेवरी करवाई जाती है लोगों को वहां पे कैद रख के। और इंडिया में लोगों से डिजिटल स्कैम करवाए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं बकायदा। तो ऐसे ये पूरा जो क्राइम सिंडिकेट है वो चलता है। तो इंडिया में देखो ड्यूल क्राइसिस है। ड्यूल क्राइसिस ऐसे, एक तो देखो इंडियंस को फंसा के ले जाया जा रहा है म्यांमार कंबोडिया में, उनको बचाना है। दूसरा, उन्हीं लोगों से इंडियंस के ऊपर डिजिटल स्कैम करवाया जा रहा है, उनका पैसा भी बचाना है। तो इंडिया ड्यूल क्राइसिस फेस कर रहा है। तो क्या बोला जाता है राइटर के द्वारा? राइटर के द्वारा देखो ये बोला जाता है, देखो ऑलरेडी सरकार ने ना काफी एक्सटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग फंस जाते हैं। इसका मतलब और ज्यादा तेज होने की आवश्यकता है सरकार को, क्योंकि स्कैमर्स बहुत जल्दी अपनी रणनीति बदल लेते हैं। दूसरा, रीजनल कोऑपरेशन। प्रॉब्लम क्रॉस बॉर्डर है तो सॉल्यूशन भी देखो क्रॉस बॉर्डर होना चाहिए। इंडिया को डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज करना होगा, चाइना के साथ, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। और वहां के जो एथनिक मिलिशियाज है ना, उन पे भी प्रेशर डालना होगा भारत सरकार को। तीसरा, इंटरनेशनल लेवल पे हमें यूएन को भी मोबिलाइज करना होगा। ये सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ साइबर क्राइम की नहीं है, ये मॉडर्न मैनिफेस्टेशन ऑफ स्लेवरी है, मतलब आधुनिक गुलामी का नया रूप है। तो यूएन को इसके तौर पे रिकॉग्नाइज करना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो हाल ही में ना एक बड़ी खबर आई है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ना रिकमेंड किया था कि अहमदाबाद इंडिया को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने चाहिए। अगर देखो ये फाइनल हो जाता है तो ये देखो 100वें गेम्स होंगे। लेकिन देखो ये सिर्फ एक इवेंट होस्ट करने की बात नहीं है। जब कोई देश इतना बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट होस्ट करता है ना, तो दो चीजें होती हैं। एक तो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर फोकस बढ़ता है, और दूसरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टेडियम, रोड्स, होटल, ये सब बनते हैं। लेकिन देखो जो असली फायदा है ना, उसे हम कहते हैं लीगेसी प्लानिंग। मतलब इवेंट खत्म होने के बाद भी उस इन्वेस्टमेंट का फायदा आम जनता को मिलना चाहिए। एक पूरी सोसाइटल शिफ्ट आनी चाहिए। खेल सिर्फ टीवी पर देखने की चीज ना रहे, बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाए। यह होना चाहिए लीगेसी प्लानिंग में। समझ रहे हो? मतलब फायदा क्या होगा, एक बार गेम्स होस्ट हो गए तो उसके बाद लोगों को क्या फायदा मिलेगा, इस सब चीजों को बोलते हैं लीगेसी प्लानिंग। अब देखो इंट्रोडक्शन के बाद में ना आर्टिकल में जो ये लाइन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी, स्किल्ड, रिजिलियंट और कॉन्फिडेंट पॉपुलेशन, यही देखो किसी एडवांस्ड इकोनॉमी का ना इंजन होती है। आप इसे तोड़ के देखिए। हेल्दी मतलब जो बीमार ना पड़े, स्किल्ड मतलब जिसके पास में हुनर है, रिजिलियंट मतलब जो मुश्किलों से लड़कर वापस खड़ा हो उसके। अब बताओ स्पोर्ट्स से बेहतर रिजिलियंस कौन सिखाता है? और सबसे लास्ट में कॉन्फिडेंट, जो अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। तो आर्टिकल यह कहता है कि स्पोर्ट्स देखो इन 4 चीजों पे फोकस करता है। चारों चीजें एक साथ डिलीवर करता है स्पोर्ट्स। पहले हमारा नजरिया क्या था? स्पोर्ट्स को ना डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर माना जाता था, मतलब पैसा बचे तो खेल पर खर्च कर देंगे, ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन देखो अब जो सोच है ना वो बदल रही है। अब स्पोर्ट्स को ना एक ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे माना जाता है, यानी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न पूरे देश को मिलेगा। ये अच्छी चीज है। लेकिन देखो राइटर कहते हैं हमारा चैलेंज ये है, हम ना एपिसोडिक एक्सीलेंस में फंस के रह गए हैं। अब आप पूछोगे सर ये एपिसोडिक एक्सीलेंस का क्या मतलब है? एपिसोडिक एक्सीलेंस मतलब जैसे देखो जब नीरज चोपड़ा गोल्ड लाते हैं ना, हम जश्न मनाते हैं। जब क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत लेती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये है एपिसोडिक एक्सीलेंस, मतलब कभी कभी मिलने वाली सफलता।
लेकिन चैलेंज ये है कि खेलकूद जो है यानी स्पोर्ट्स जो है हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट कैसे बने, हम रोजमर्रा की जिंदगी में, पढ़ाई में, काम में इसे कैसे जोड़ें। इसी चैलेंज को देखो एड्रेस करने के लिए आई है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी। ये पॉलिसी देखो एक ब्रेक है, मतलब पहले की जो पॉलिसीज है ना वो सिर्फ मेडल्स और एलीट टैलेंट पे फोकस करा करती थी, लेकिन जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है ना, नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 की, ये पूरे इकोसिस्टम पे, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पे फोकस करती है। मतलब सबका साथ सबका विकास स्पोर्ट्स में। तो नई जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है ना, इसके मेनली देखो 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक्सीलेंस। एक्सीलेंस कहां पे? मेडल लाने में। ये देखो 5 इंटरकनेक्टेड पिलर्स। सबसे पहले है एक्सीलेंस मेडल लाने में, दूसरा है एजुकेशन, स्पोर्ट्स को पढ़ाई से जोड़ना, तीसरा है मास पार्टिसिपेशन, हर कोई खेले, और चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पोर्ट्स से पैसे और जॉब्स क्रिएट करना, पांचवा है सोशल डेवलपमेंट, मतलब खेल के जरिए समाज को बेहतर बनाना। तो इस पॉलिसी में ना एक नया टर्म इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है सापा। सापा मतलब स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। यह पॉलिसी कहती है कि सापा को ना, यानी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी को ना, इन सब चीजों से इंटीग्रेट करो। किन सब चीजों से? एजुकेशन से, अर्बन प्लानिंग से, हेल्थ केयर से और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग से। आप पूछोगे सर एजुकेशन को स्पोर्ट्स से कैसे हम इंटीग्रेट करें? देखो स्पोर्ट्स पीरियड अब फ्री पीरियड नहीं होगा, स्पोर्ट्स होगा सीरियसली। दूसरा है अर्बन प्लानिंग। जब नए शहर का निर्माण किया जाए ना, तो वहां पे प्लेग्राउंड्स होने ही चाहिए। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। डॉक्टर अब दवा के साथ 30 मिनट वॉक भी प्रिस्क्राइब करेगा, लिख के देगा। प्रिवेंटिव हेल्थ है ये। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। क्या बजट में स्पोर्ट्स के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है? तो मतलब देखो नई जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है ना, वो स्पोर्ट्स को एक पब्लिक गुड मानती है। पब्लिक गुड मतलब जैसे साफ हवा, सड़क, ये पब्लिक गुड है, इनका फायदा सबको मिलता है। वैसे ही स्पोर्ट्स पब्लिक गुड है, और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर भी है। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब एक जगह इन्वेस्ट करो स्पोर्ट्स में, फायदा कई जगह पे होता है, हेल्थ में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में। समझ गए? इसके बाद क्या कहते हैं राइटर? अब नेक्स्ट पॉइंट में राइटर जो बोलते हैं ना, वो यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राइटर बोलते हैं हम अगर देखो स्पोर्ट्स को इकोनॉमी के एंगल से देखें ना, स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में सिर्फ 0.1% है। स्पोर्ट्स से जुड़ी जॉब्स इंडिया में सिर्फ 0.5% है टोटल जॉब्स की। ये बहुत कम है। जबकि देखो दुनिया के हाई ग्रोथ नेशंस में आप देखोगे स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन उनके देश की जीडीपी में बहुत ज्यादा है, 1% से लेकर 6% के बीच में है डेवलप कंट्रीज में। और वहां पे स्पोर्ट्स की जो जॉब है टोटल जॉब्स में 4% है, लेकिन इंडिया में बहुत कम। तो आर्टिकल कहता है 2047 तक ना, जब हमारा देश विकसित भारत बनेगा, कम से कम हम ये इंश्योर करें कि स्पोर्ट्स इंडिया की जीडीपी में ना 2% कंट्रीब्यूट करें, और स्पोर्ट्स देश के टोटल जॉब्स का ना 4% जॉब्स क्रिएट करें। लेकिन आप पूछोगे सर स्पोर्ट्स की जॉब आएंगी कहां से? अरे बहुत स्कोप है यार। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नए स्टेडियम बनाना, उनको मेंटेन करना, स्पोर्ट्स टेक मान लीजिए, जैसे स्पोर्ट्स में डेटा एनालिसिस, फिटनेस एप्स, फैंटेसी लीग्स जैसे ड्रीम 11 है, बैटिंग नहीं, इसके अलावा गेमिंग। फिर नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, कपड़े, इनकी मैन्युफैक्चरिंग। सर्विसेज मान लीजिए जैसे फिटनेस ट्रेनर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है। मीडिया मान लीजिए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्टिंग। तो सोच के देखिए कितना बड़ा सेक्टर है स्पोर्ट्स। और एक चीज देखो आपको बताऊं, जैसे हम बोल रहे थे ना कि फायदा कितना ज्यादा हो सकता है। इंडिया में देखो अभी ना आज के समय में एक काफी साइलेंट एपिडेमिक चल रही है। वो साइलेंट एपिडेमिक क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? ये वो बीमारियां हैं जो एक दूसरे से फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज, कैंसर। आज इंडिया में देखो 60% से ज्यादा मौतें इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रही हैं। हमारे बच्चों और यूथ में ना लाइफस्टाइल रिस्क तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे मोटापा, स्क्रीन टाइम, ये सारी चीजें। अगर हम डेली स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना स्कूल्स में, ऑफिस में, कॉलोनी पार्क्स में, तो ये देखो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का काम करेगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे।
और आजकल देखो मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी आम हो गए हैं। स्पोर्ट्स उनसे लड़ने में मदद करता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। अगर देखो इंडिया एक्टिव हो जाए, अगर इंडिया एक्टिव हो जाए तो 2047 तक ना हम 15 लाख करोड़ बचा सकते हैं और ये पैसा पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर खर्च होने से बच जाएगा। इसलिए अगर इंडिया एक्टिव है तो इंडिया प्रोडक्टिव है। एक सक्सेस स्टोरी का भी जिक्र किया जाता है। देखो संविधान के मुताबिक ना स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसका मतलब असली काम राज्यों को करना है। तो उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया जाता है। उड़ीसा ने किस प्रकार से हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया जब कोई नहीं कर रहा था। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम जैसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। कई हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा ने होस्ट किए। उड़ीसा ने देखो ये कर दिखाया कि अगर स्टेट लीडरशिप हो तो स्पोर्ट्स में क्या कुछ हो सकता है। तो सेंटर का क्या रोल है? देखो सेंटर का रोल है एंकरेज करना। सेंटर कहेगा 50% आप लगाओ, 50% हम देंगे। स्टेट्स को एक्सपर्ट्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी सेंटर के द्वारा। और यहां पे ना एक नया आइडिया है, एक इंडेक्स बना दो, नेशनल इंडेक्स ऑफ सापा। सापा मतलब स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। अब ये जो इंडेक्स है ना, ये अलग अलग स्टेट्स को ना रैंकिंग देगा। तो इससे अलग अलग स्टेट में मोटिवेशन आएगा इस इंडेक्स में रैंक सुधारने का, और अलग अलग स्टेट्स एंकरेज होंगे कि हमें भी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बढ़िया एग्जाम्पल होगा। और देखो फिर लास्ट में एक बात और बोली जाती है, लास्ट में ये बोला जाता है कि 2047 का जो एम्बिशियस टारगेट है ना कि 2% ऑफ जीडीपी स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट करें, अब अकेला सरकार ऐसा नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए। एकेडमीज जैसे JSW स्पोर्ट्स, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फुटबॉल एकेडमी, ये ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट खोजते हैं, इनका सहयोग चाहिए। स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजी वाले जो स्टार्टअप्स हैं ना वो आने चाहिए। CSR है, इन सब पे काम करना होगा सरकार को। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पोर्ट्स से संबंधित। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये देखो जो डिजिटल स्कैम वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।